हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मावरी क्रू। आज हम बात करेंगे घर में रह के नीट 2021 की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, क्या करना होगा, क्या प्लान होगा, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होगा अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं घर से रह के। बेसिकली अगर मैं बात करूं कि नीट 2020 या उससे पहले मैक्सिमम कैंडिडेट्स कोचिंग प्रेफर करते थे, लेकिन इस बार क्या हुआ कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट्स इस बार जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो घर से ही कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कोरोना। कोई मूव नहीं कर रहा है कोच इंस्टीट्यूट, तो जो भी काम हो रहा है वो ऑनलाइन ही हो रहा है, ऑनलाइन स्टडी हो रही है, ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है। तो कैसे प्लान करेंगे, ये सबसे बड़ा इशू है। बेसिकली दो लोगों के बारे में बताऊंगा, एक ड्रॉपर्स के बारे में, एक फ्रेशर्स के बारे में। उससे पहले ये जान लीजिए कि अगर आप घर से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 4 चीज़ें वो आपको खुद ही करनी है। नंबर 1, आप खुद के टीचर हैं, खुद ही में स्टूडेंट हैं, खुद ही को कॉन्सेप्ट बताना है और खुद ही को समझना है। मीन्स सब कुछ खुद ही करना है, यहाँ पे आपको कोई तीसरा नहीं आने वाला है बताने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद रखनी है। तो अब चलिए बात करते हैं कि कैसे आप प्रिपरेशन करेंगे, क्या प्लानिंग होगी, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन कि ये सोचना कि नहीं, मिथ है कि ठीक है कोचिंग नहीं करेंगे तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, या कोचिंग नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट सीटें नहीं मिलेंगी। ऐसा मिथ होता है, लेकिन इस बार तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सब घर में रह के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये मिथ ब्रेक हो जाएगा। कैसे होगा, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों पहले ड्रॉपर्स की बात कर लेते हैं। जो लोग ऑलरेडी कोचिंग इंस्टीट्यूट जा चुके हैं, ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुके हैं, उनके पास सब कुछ है, मटेरियल है, नोट्स है, सीरीज़ है, बुक्स है, सब कुछ है उनके पास, तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। उनको केवल एक काम करना है, आप नीट 2020 के क्वेश्चन पेपर उठाइए, उसमें ये देखिए कि कौन कौन से यूनिट वाइज, मीन्स जैसे फिजिक्स आपने देखा, फिजिक्स में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपने किए लेकिन गलत कर दिए, उनको लिखिए। कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपने छोड़ दिए, उनको लिखिए। कौन कौन से क्वेश्चन है जिसमें आपने मिस्टेक कर दिए फार्मूला, या उसकी वजह से वो गलत हुए हैं। तो इसका एक टेबल बनाइए हर सब्जेक्ट का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, और हर में देखिए कि कौन सी यूनिट में आपको प्रॉब्लम है, कहाँ के क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पा रहे। उस पर अभी फोकस करिए, वो बात के लिए मत रखिए, अभी फोकस करिए। क्योंकि अब ये आप सोचते हैं कि नहीं बाद में आप उसको देखेंगे, तो फिर बाद में वही बात हो जाती है कि ठीक है हाउ टू स्कोर 550+ इन 1 मंथ। फिर वही बात हो जाती है, फिर वहाँ पे आपको सेलेक्टिव बताया जाता है कि ठीक है ये पढ़ लो, ये टफ है, ये पढ़ लो, ये इजी है, या इसको छोड़ दो। इस तरह से आपको बताया जाता है कि ये मत करिए, ये मत करिए। लेकिन ऐसी नौबत ही क्यों है, जो आप जब आपको पता है कि आपकी वीकनेस क्या है, कहाँ पे आप गलतियाँ कर रहे हैं, क्या आपकी गलतियाँ हैं, तो उसको अभी सुधारो। उसको बाद के लिए क्यों रखते हो, तो अभी से सुधारना शुरू कर दो उसको। ड्रॉपर्स के लिए अब मैं बात बताने जा रहा हूँ, फ्रेशर और ड्रॉपर दोनों के लिए, कि आपका टाइम टेबल कैसा होगा, आपका प्रिपरेशन प्लानिंग कैसी होगी। दोस्तों सबसे पहली बात इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपका टारगेट होता है इसकी स्कोर। वो टारगेट स्कोर आप दिमाग में रखिए और उसके हिसाब से प्रिपरेशन करिए। सबका टारगेट 600-700 नहीं होता है, बहुत सारे कैंडिडेट्स का टारगेट और भी कम होता है, तो वो अपने हिसाब से प्लानिंग करिए। अब ये बताता हूँ प्रिपरेशन कैसे करेंगे, क्या आपका शेड्यूल होगा। सबसे पहली बात यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। उसके लिए आप एनटीए में जो सिलेबस है वो देख सकते हैं, लगभग वही सिलेबस आता है, हो सकता है कुछ चेंजेस हो तो वो आपको बता दिया जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल वो सिलेबस आप देख लीजिए। दूसरा इम्पोर्टेंट बात, वेटेज, मीन्स किस पोर्शन से, किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस आते हैं और कब कब कितने क्वेश्चन पूछे गए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्योंकि आप एक यूनिट में अगर सब कुछ पढ़ डालेंगे, सपोज करिए फिजिक्स में आप सब कुछ पढ़ डालेंगे एक यूनिट में, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। अगर आप केवल उस पोर्शन को पढ़ेंगे जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो उस पर उतना फोकस करिए। जैसे काइनेमेटिक्स से, ग्रेविटेशन से क्वेश्चन कितना क्वेश्चन आता है, हार्मोनिक मोशन से कितना क्वेश्चन आता है, मीन्स हर सब यूनिट में आप ये पता कर सकते हैं कि कहाँ पे कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ज़्यादा आइडिया रहेगा, फिर आप उतना फोकस उस पर करेंगे। तो वेटेज आपको जानना जरूरी है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो। नीट का क्वेश्चन पेपर उठा के आप देख लीजिए प्रीवियस ईयर्स के, तो आपको वेटेज भी पता चल जाएगा कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस कब कब पूछे गए हैं।
इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस डायरेक्शन में मूव करना है। दूसरा, टाइम टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम टेबल कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा, कोई एम्स का टॉपर नहीं बताएगा जिन्होंने अपना चैनल खोला है, क्योंकि वो अपना टाइम टेबल बताएंगे। किसी कैंडिडेट्स के बारे में हमें उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे मैं आपके बारे में कैसे बता सकता हूँ कि आप कब फ्री रहते हैं या आपका टाइम क्या है, टाइम टेबल क्या हो सकता है। तो आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाइए, लेकिन ध्यान दीजिए कम से कम 12 आवर की स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आज आपको अच्छा स्कोर करना है तो। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब में इक्वल टाइम दीजिए। पहले क्या होता था कि फिजिक्स में कैंडिडेट सोचते थे ठीक है 80 to 100 मार्क्स ले आएंगे, केमिस्ट्री में 140 ले आएंगे, बायोलॉजी में 320 ले आएंगे, ओवरऑल अच्छा स्कोर हो जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। नीट 2020 में जिस हिसाब से क्वेश्चन पेपर आया था उसमें फिजिक्स में भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ने 140 प्लस स्कोर किया है। तो फिजिक्स में भी आपको इक्वल ही मेहनत करनी है। तो ये रहा टाइम टेबल की बात कि कितने आवर्स आप पढ़ेंगे। और इस आवर्स में कोशिश ये करिए कि जो यूनिट पढ़िए, सपोज़ करिए आपने काइनेमेटिक्स में ग्रेविटेशन पढ़ा, उसके बाद फिर आप नेक्स्ट पे मूव कर रहे हैं रिजिड बॉडी पे, या किसी और यूनिट को पढ़ रहे हैं, तो 1 या 2 दिन बाद आप पुरानी यूनिट को जरूर रिवाइज करिए कि क्या आपने जो पढ़ा है वो आपको आ रहा है नहीं आ रहा है। और साथ ही साथ बुक तो आपकी केवल एनसीईआरटी ही रहेंगी मटेरियल, उसमें ये देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चन है, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, डायरेक्टली एनसीईआरटी की बुक से आ जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व करिए, और भी जो कॉन्सेप्ट है उनको लिखते जाइए, नोट डाउन करते जाइए। हर सब्जेक्ट की बात मैं कर रहा हूँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो आपका प्लान रहेगा कि एक यूनिट पढ़िए और नेक्स्ट यूनिट पे जब मूव करिए तो पुरानी वाली यूनिट आप रिवाइज करिए, और नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाइए, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले जस्ट 1 मंथ पहले आप पूरी बुक तो पढ़ नहीं सकते, खासकर बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी में डायग्राम पे फोकस करिए। डायग्राम जितना ज़्यादा क्लियर होगा उतना अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं, रादर देन कि हर चीज़ें आप लिख लिख के याद करिए। बेटर यही रहता है कि डायग्राम को 15-20 बार अगर आप बना लेते हैं तो आपको एक एक पार्ट याद हो जाएगा, वो ज़्यादा है अच्छा होता है बायोलॉजी के केस में। फिजिक्स के केस में कॉन्सेप्ट का एक छोटा सा बुक बना लीजिए, जो जो कॉन्सेप्ट है। शॉर्ट ट्रिक आपने देखी है कहीं पे, तो शॉर्ट ट्रिक आप नोट कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, इसकी शॉर्ट ट्रिक से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, तो उसको नोट डाउन करते जाइए। फार्मूला बुक बना लीजिए, फार्मूला बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट ईयर 2020 में, नीट 2020 में बहुत सारा क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट फार्मूला पे आया था। आप वैल्यू रखिए, आपका आंसर निकल आएगा। तो फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 80 to 90% क्वेश्चन आपको फार्मूला पे ही मिल जाएंगे। तो फार्मूला अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। इसी तरह से केमिस्ट्री में भी जो भी पीरियोडिक टेबल आपको पूरी तरह से आनी चाहिए। इसी तरह फिजिकल केमिस्ट्री के फार्मूला हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। केमिकल रिएक्शंस, केमिकल बॉन्डिंग, एसपीडीएफ, ये सारा बिल्कुल आपको पूरी तरह से इस पर कमांड रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। और इसीलिए मैंने कहा कि आपको एक बार वेटेज जरूर देख लेना है कि कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो हर पॉइंट पे आपको फोकस करना है, हर टॉपिक पे आपको फोकस करना है, हर यूनिट पे आपको फोकस करना है जो इम्पोर्टेंट है। तो ये तो रहा दोस्तों कि किस तरह से टाइम टेबल मैंने। तीसरा इंपॉर्टेंट बात है कि टेस्ट सीरीज़ ऑनलाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है खुद को जज करने के लिए कि खुद का परफॉर्मेंस कितना है। मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। MTG आप ले आइए, फिंगर टिप ले आइए, बहुत सारी बुकें हैं जो बाहर आप ले आ सकते हैं, उनसे आप डेली प्रैक्टिस करिए। मीन्स वो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि जब फाइनल आप ऑनलाइन टेस्ट करने जाते हैं तो जो छोटे छोटे टेस्ट किए रहते हैं उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो फाइनल ऑनलाइन टेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपको एक्यूरेसी पता चलेगी, खुद का परफॉर्मेंस पता चलेगा, कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं वो पता चलेगा, किस यूनिट पे आपको ज़्यादा फोकस करना है वो पता चलेगा। तो इसीलिए कहता हूँ कि टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, चाहे अभी ज्वाइन करिए या फिर बाद में ज्वाइन करिए। वैसे बाद में ही 1 या 2 मंथ्स पहले एग्ज़ाम के ज्वाइन करने में वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, तब तक सारा कोर्स आपका कंप्लीट हो जाता है। तो आपका जो ओवरऑल फुल टेस्ट सीरीज़ होती है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, रादर देन कि आप छोटी छोटी टेस्ट सीरीज़ करें। छोटी टेस्ट सीरीज़ तो आप घर पे भी कर सकते हैं, क्योंकि घर पे भी 20 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर ले आ सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। और इस तरह से बहुत सारी छोटे छोटे बुक्स आती हैं जिसमें कि मॉक टेस्ट होते हैं, और उससे आपको बहुत ज़्यादा आइडिया मिल सकता है और अच्छी परफॉर्मेंस भी आप कर सकते हैं।
तो ये ऑनलाइन टेस्ट की बात हुई दोस्तों। इसके अलावा लास्ट तक आपको कॉन्फिडेंस में रहना है, क्योंकि बीच में अगर आप ये सोचते हैं कि ठीक है ये मुझसे नहीं हो रहा है या यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम हो रही है, और कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं कि नहीं अब कैसे होगा क्या होगा, तो ये डाउट नहीं रखना है, क्योंकि आप ही को मेहनत करनी है, आप ही को समझना है। जैसे मैंने पहले एक बोला, आप ही को एक बार एक चीज़ नहीं आती है उसको 10 बार पढ़ो, 15 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, लेकिन पढ़ना तो है ही है खुद ही को। अगर आप घर से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो खुद ही में तो आपको पढ़ना है ना। आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्री मटेरियल्स यूज़ कर सकते हैं जो यूट्यूब में है। यूट्यूब में फ्री क्लासेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो आप इंटरनेट पे जाइए, आपको उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। तो मटेरियल्स भी आप सर्च कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कहीं फंस गए तो आपको मदद करने वाला कोई नहीं। बहुत सारा ऐसा वेबसाइट है, बहुत सारे ऐसा यूट्यूब चैनल्स हैं जो आपको मदद कर सकते हैं फ्री में। वहाँ पे आपको कॉस्ट नहीं देना होगा। तो केवल ये ध्यान रखिएगा कि टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बाकी जो भी प्रिपरेशन करनी है वो खुद ही में करनी है। जो भी टाइम टेबल बनाना है वो खुद का बनाना है, खुद को कॉन्फिडेंस में भी रखना है, सब कुछ आपको करना है। खुद को टीच भी करना है, खुद ही में समझना है, खुद ही में नोट्स बनाना है, सब कुछ आपको खुद ही करना है। तो कोशिश ये करिएगा कि हर सब्जेक्ट को लास्ट तक पढ़िएगा। मीन्स जो भी जितनी यूनिट है कवर सारी यूनिट करिएगा। जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, मीन्स सपोज़ करिए कि फिजिक्स में आप देख लीजिए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में कैंडिडेट्स को ये लगता है कि हाँ बहुत आसान है, बहुत आसानी से क्वेश्चंस हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो आपको एक बार में समझ में आ जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से क्वेश्चंस आसानी से क्यों नहीं होते? क्योंकि वो आपको एक बार में समझ में नहीं आता। जैसा कि आप सोचते हैं कि सिंपल हार्मोनिक का क्वेश्चन एक बार में आ जाता है तो ये भी आ जाना चाहिए। हालांकि उसमें 2 या 3 या 10 बार 15 बार आपको पढ़ना पड़ता है तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है। तो ये बिल्कुल ध्यान से हटा दीजिए कि सेम टाइम आपको लगेगा दूसरी यूनिट में। हो सकता है दूसरी यूनिट ईजी ना हो, तो उसको उस हिसाब से पढ़िए। और ये सोच लीजिए, ये अगर आप सोचेंगे कि ठीक है एक बार में वो भी नहीं समझ में आई, इसका मतलब वो टफ़ हो गई, ऐसा नहीं होता है। उसमें भी अगर आप लगातार पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, तो वो भी आपके लिए ईजी ही हो जाएगा। तो इस तरह से बिल्कुल किसी यूनिट को बिल्कुल इस तरह से हटाइएगा नहीं कि ठीक है समझ में नहीं आ रहा है तो फिर वो मेरी टफ़ हो गई और जो समझ में आ रहा है वो ईजी हो गई। ऐसा नहीं होता है। ऐसा करेंगे तो फिर बाद में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चंस भी वहीं से पूछे जाते हैं जो आपको टफ़ लगता है। क्योंकि सबको ये पता है कि कौन सी यूनिट कैंडिडेट्स कहाँ पे प्रॉब्लम होती है। ये एग्जामिनर को भी पता है, ये जो आपका क्वेश्चन पेपर बनाता है उसको भी पता है, सबको पता रहता है। तो ये आपको देखना है कि जो आपकी वीकनेस है उसको आपको अच्छी तरह से देखना है और उसको स्ट्रॉन्ग पॉइंट में कन्वर्ट करना है। तो ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि कोई भी वीकनेस लास्ट तक न रखिएगा। एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्यूरेसी, विदाउट एक्यूरेसी आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर सकते। नेगेटिव मार्किंग के विक्टिम बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि एक मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पे अगर आप 2 4 10 क्वेश्चंस अगर आप ऐसे ही फ्रीली कर देते कि ठीक है ABCDE इस तरह से ऑप्शन लगा देते हैं, मीन्स आर्बिट्री कुछ भी लगा देते हैं, तो वो आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि इसमें वो क्वेश्चन के मार्क्स तो जाएंगे ही जाएंगे, प्लस जो आपने ऑलरेडी किए हैं उसमें से भी मार्क्स जाएंगे। तो इससे आपका बहुत ज़्यादा बैड इंप्रेशन होगा और इससे आपकी जो फाइनल रैंक होगी, क्योंकि रैंक जब बनती है तो उसमें एक्यूरेसी देखी जाती है कि आपने बायोलॉजी में कितने क्वेश्चंस किए या कितने रॉन्ग किए। ये सारा मैटर करता है दोस्तों, ये मैटर करता है। इसलिए जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें अभी से प्रैक्टिस करिए उसकी, कि गलतियां ना करें, एक्यूरेसी अच्छी रहे। क्योंकि एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है रैंक बनाने में। क्योंकि रैंक सपोज़ करिए 600 मार्क्स आपके हैं और आपके स्टेट में आपको 600 उसका कट ऑफ गया है, लेकिन 600 के बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं तो उसको सीटें मिल जाएंगी जो 600 किया होगा लेकिन आपसे ऊपर रैंक में होगा। तो रैंक ज़्यादा मैटर करती है रादर देन स्कोर। तो फिर एक्यूरेसी, रैंक अगर बनानी तो एक्यूरेसी आपको पे ध्यान देना होगा और वो उसकी प्रैक्टिस अभी से करनी होगी। क्योंकि इस तरह से अगर आप प्रिपरेशन करेंगे कि नीट का फाइनल क्वेश्चन पेपर समझ के इस अभी प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे तो वो गलतियां नहीं करेंगे वहाँ पे। क्योंकि सिली मिस्टेक नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अगर सिली मिस्टेक है
तो वो सिली मिस्टेक का इंतज़ार क्यों करते हो एग्ज़ाम तक? वो सिली मिस्टेक को अभी सॉल्व करो ना। ठीक है, बबल करने में आपको एक ही जगह भी आप बबल करते हैं, क्यों करते हैं? उसकी प्रैक्टिस अभी करो। एक ओएमआर शीट ले आओ और अभी से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, जिसका आंसर हुआ तो एक सिस्टम बनाओ ना कि उस हिसाब से आपको करना है। या फिर सिली मिस्टेक में आप फॉर्मूला गलत कर देते हैं, या फिर आप क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर देते हैं। क्यों करते हैं? उसकी प्रैक्टिस अभी करो। उसकी प्रैक्टिस अभी करो कि बाद में आपको सिली मिस्टेक नाम की कोई चीज़ ना हो। जैसा कि लोग बताते हैं कि ठीक है, सिली मिस्टेक भी एक चीज़ होती है, ऐसा सिली मिस्टेक कोई चीज़ नहीं होती। वो अभी आप उसका उस पर वर्क कर सकते हैं। तो बेसिकली ये ओवरऑल मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। कि कुछ भी टफ नहीं होता, सब इजी होता है। बशर्ते ये कि कहने कहने की बात होती है। कुछ आपके दिमाग में बातें डाल देते हैं कि ठीक है, आप अगर कोचिंग नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि आप ही तो पढ़ेंगे। अब हर साल कोचिंग में इंस्टीट्यूट में 2-4 लाख कैंडिडेट्स जाते हैं, लेकिन सीटें तो 10 ही हज़ार को मिलती हैं या फिर उससे कम ही को मिलती हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों को सिलेक्शन मिल जाता है। ये जान लीजिए। अगर ये आप सोचते हैं कि ठीक है कोचिंग नहीं किया तो सिलेक्शन नहीं हुआ, तो जिन्होंने कोचिंग किया उनका भी तो सिलेक्शन नहीं हुआ, वो भी तो ड्रॉप आउट्स हो गए। ये भी तो देखना है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बस ये है कि आपको कॉन्फिडेंस के साथ लास्ट तक बढ़ के चलना है। लास्ट तक आपको उसी फ्लो में चलना है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ नहीं करना है, कोई कुछ भी कहे। तो आप, आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। और मैंने यहाँ पे केवल वही इन्फॉर्मेशन दी जो कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम होती है, जो वो सोचते हैं, जो उनके दिमाग में होता है कि कैसे होगा, क्या होगा, क्यों होगा। आपको अगर प्रॉब्लम है, किसी चीज़ में प्रॉब्लम है, एक बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए, 20 बार पढ़िए, 100 बार पढ़िए, 500 बार पढ़िए, लेकिन पढ़िए और उसको तब तक पढ़िए जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता है। और फोकस ऑन योर वीकनेस रादर देन कि जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसी को आप लेके चलने की। नहीं, ये तो मेरा बहुत अच्छा है, ये मेरा ख़राब है, जो ख़राब है उसको अच्छा करो। दैट्स ऑल। थैंक्स बाय।